तो स्थिति ये है कि सरकार भी नीति नियत सब निर्धारित करने में जो कमेटी बनी है वो कमेटी डिसाइड कर रही है, चीजों को बना रही है। और ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो चीजें चली आ रही है और होना है। चुनाव से पहले पहले इसका डिसीजन हो जाएगा। और जो हमारे देश बंधु जी नाराज हैं, जो व्यक्ति विजय बंधु जी नाराज हैं, वो खुश हो जाएंगे और इसका जो है एक अच्छा रास्ता निकलेगा। पर लेकिन एक मंथन करने तो दीजिए, एक मंथन हो जाएगा, ठीक है। उस मंथन के बाद कहते हैं ना कि दही है। अरे भाई मनोज पंडित, विजय बंधु जी कह रहे हैं आपके मुंह में घी शक्कर। नमस्कार, आज की बड़ी खबर की ओर चलते इससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यारा सा लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हर लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर से रूबरू करवा सकते हैं। और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिल सके। ये सोचने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को है कि क्या सिर्फ कर्मचारियों के हित मारकर, क्या कर्मचारियों की पेंशन रोककर, अभी सेना की अगर जो बात करें तो वहां तो भर्ती ही बंद कर दी है आपने, अग्निवीर बना दिए हैं। अग्निवीर को न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम किसी का नहीं रखा। तो ये सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और निश्चित तौर पर ओपीएस के पक्ष में खड़े हैं। कपिल जी, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य जन जब सवाल पूछता है तो हम जैसे लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होता। वो कहता है कि हमारे गांव में अभी 2 नौजवान शहीद होकर आए अर्धसैनिक बलों के, उनके परिवार की ये स्थिति है, संकट में है, कोई सुनने वाला नहीं। जब भारत गरीब था, मैं अक्सर ही कहता हूं, जब भारत दूसरे देश से आने वाले लाल गेहूं को खाकर अपने पेट की भूख मिटाता था, उसके पास उतना अन्न भी नहीं था कि जिससे वो रोटी खा ले 2 टाइम की, तब भी भारत अपने कर्मचारियों को, अर्धसैनिक बलों को पेंशन व्यवस्था में आच्छादित रखता था। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, विश्व भर में डंका बज रहा, उसके बाद भी ये परिस्थिति। कबीर जी, अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। हम समझते हैं आपका टीवी चैनल को जितनी बधाई दी जाए उतनी, और आप अक्सर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो वाकई इस देश की जरूरत है और इन पर टीआरपी नहीं मिलती, फिर भी आप उठाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा अमिताभ जी कि हमारे लिए तो अच्छे दिन वही थे जिसमें भारतीय संविधान के अंदर जो बात कही गई कि हम एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित किए गए हैं। वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत ही मां भारती की 30, 35, 40 साल की सेवा करने के उपरांत एक युवा जिसने अपनी पूरी जवानी तजी थी मां भारती के लिए, जब वो बुजुर्गियत में आता था तो मां भारती उनका ख्याल करती थी। मां भारती इस सरकार के माध्यम से उनकी बुजुर्गियत की गारंटी देती थी कि आपको दवाई भी, आपको खाना भी, आपको दूध भी, आपको विटामिन की गोली भी, जो आपकी मानव गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार है, वो सब की गारंटी हम देते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छे दिन वही थे जिसमें ये सारी चीजें मिलती थी। और गजब की बात ये है कि उस समय ही हमारी सरकारों ने इसरो भी बनाया, एम्स भी बनाया, IITs भी बनाई, रुड़की भी बनाई, MNR भी बनाया, भाभा एटॉमिक सेंटर भी बनाया और विक्रम भाई साराभाई का प्रक्षेपण केंद्र भी बनाया। सब कुछ बनाया उसी समय का बना। यानी हम तरक्की भी कर रहे थे और कल्याणकारी योजना से अपने देश के युवाओं की बढ़ोतरी को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। अब मैं एक बात कहता था, जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसकी बारीकी को समझ लेना। अमिताभ जी, बहुत टेक्निकल चीज कह रहा हूं। जो हमारे पुराने लोग सैलरी पाते थे, उनका जीपीएफ कटा करता था और जीपीएफ जो है उनकी सैलरी का 10% हुआ करता था। उस पर जो ब्याज होता था उससे, पेंशन तो एक वेलफेयर की स्कीम थी, उसमें
सरकारी कंपनियों में डाल करके और अच्छी इक्विटी कमा करके ये पुरानी पेंशन की व्यवस्था हमारी सरकार करती थी, जब सरकार के हाथ में कंपनियों का प्रबंधन होता था, पब्लिक सेक्टर होता था, और उन्हीं पब्लिक सेक्टर से जिन जगहों तक आरक्षण नहीं पहुंचा था उनको पावट करने की भी ताकत मिलती थी, उस सबको ध्वस्त कर दिया और एक व्यवसायीकरण राज्य की स्थापना कर दी गई। एक यंग आदमी को जो है वो बुढ़ौती चढ़ा दी गई फांसी पर कि तुम अब एसेट जो है वो नहीं रहोगे, तुम लायबिलिटी रहोगे। उस लायबिलिटी का ठीक, कपिश बाबू दोबारा मैं आता हूं। मनोज पंडित जी, दो बातें हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगती। एक, उत्तर प्रदेश ने न्यायिक कर्मचारियों के लिए क्या पुरानी पेंशन बहाली का आदेश अभी 15 दिन पहले निकाला है। इनको विजय बंधु को उसका डेट भी याद है, मुझे डेट याद है, ठीक। और भारतीय मजदूर संघ जो संघ परिवार का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो समन्वय बैठक होती है वर्ष में एक बार, ठीक, जिसमें सरसंघ चालक मौजूद होते हैं, जिसमें भाजपा और मजदूर संघ विद्यार्थी परिषद जैसे 36 संगठन एक ही आसन पर बैठते हैं, एक ही लाइन में, क्या, और सब अपना अपना प्रतिवेदन पढ़ते हैं। यानी जितनी आरएसएस का भाजपा उतनी ही मजदूर संघ, ठीक। अगर मजदूर संघ ने ये बात कही और वो भी लखनऊ की जमीन को चुना ये कहने के लिए कि भाई हमको ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की मांग को सरकारों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसके क्या संकेत माने जाए? मनोज जी। अमिताभ जी, आप ही देखिए कि पहले भी हम लोग इसी मुद्दे पे डिबेट कर चुके हैं जी, आप ही के चैनल पे, आप ही के साथ। तो स्थिति ये है कि सरकार भी नीति नियत सब निर्धारित करने में जो कमेटी बनी है वो कमेटी डिसाइड कर रही है, चीजों को बना रही है, और ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो चीजें चली आ रही है और होना है। चुनाव से पहले पहले इसका डिसीजन हो जाएगा और जो हमारे देश बंधु जी नाराज हैं, जो व्यक्ति विजय बंधु जी नाराज हैं, वो खुश हो जाएंगे और इसका जो है एक अच्छा रास्ता निकलेगा। पर लेकिन एक मंथन करने तो दीजिए, एक मंथन हो जाएगा, ठीक है। उस मंथन के बाद कहते हैं ना कि दही है। अरे भाई मनोज पंडित, विजय बंधु जी कह रहे आपके मुंह में घी शक्कर मोतीचूर का लड्डू। नहीं, वो तो भाई है हमारे, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, पर हमारा आप देखिए कि मोदी जी हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए संकल्पित हैं सोचने के लिए। आप कितना बड़ा महिला बिल पास कर दिया, इतनी बड़ी चीजें ले आए, तो ये भी तो हमारे भाई हैं, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। बस थोड़ा सा समय चाहिए, उस समय में जो कमेटी बनी है, जो उसका ओपिनियन आता है, उसको सरकार ध्यान में रख के उसका भी जल्दी से जल्दी हम फैसला करेंगे। और मैं आपके मंच के माध्यम से बता दूं तो अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा उसका, बस थोड़ा समय दीजिए। विजय कुमार बंधु जी, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से पहली बार ऐसा वक्तव्य आया है इतने बड़े सार्वजनिक मंच पर। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरे किस्म के तर्क आते थे, लेकिन इस बार बहुत सकारात्मक बात आई है कि अच्छा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, थोड़ा सा समय और क्या, कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को? क्योंकि ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और मैंने पहली बार सुनी है भाजपा के पार्ट पर। जी बिल्कुल सर, और मैं तो मनोज पंडित साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम सरकार के अंग होते हैं, आंख नाक कान होते हैं, और हमारे बारे में सत्ता पक्ष से आपके सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने अगर ये बात कही है तो मैं उनका उस बयान का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं इस देश के लिए। हम चाहते हैं कि इस देश का जो शिक्षक कर्मचारी है, चाहे अर्चनी बल हो, लेखपाल हो, सफाई कर्मचारी हो, उसके बुढ़ापे का जो एक सहारा पुरानी पेंशन, उसके पक्ष में फैसला आए। हम सब बिल्कुल आशान्वित हैं और उम्मीद भी करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और 24 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर ये फैसला आ जाता है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे के लिए भी और वर्तमान में जो सरकार है उसके लिए एक बड़ा निर्णायक होगा। और
रही बात कमेटी की, तो थोड़ा सा मैं कमेटी पर, क्योंकि चर्चा हुई कमेटी की, तो कमेटी बनी है, हम उसका स्वागत तो कर सकते हैं, लेकिन कमेटी का जो विषय वस्तु, उस पर जरूर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जो कमेटी बनाई गई है माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, वो एनपीएस में सुधार के लिए बनाई गई है, और हम सब एनपीएस में सुधार नहीं चाहते हैं। बहुत क्लियर कट हमारा फंडा है, हम पुरानी पेंशन हूबहू चाहते हैं जी। एनपीएस में अभी तक बहुत सारे सुधार हुए हैं, और पिछले 20 साल तक, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पिछले 20 साल इस व्यवस्था को लागू हुई हो गया है, और अभी तक पूर्णतः लागू नहीं पाई। जो व्यवस्था 20 साल में हम लागू नहीं कर पाए, उसमें हम लोगों को क्या दे पाए। तो मेरा निवेदन है कि एनपीएस में सुधार के बजाय हूबहू पुरानी पेंशन पर आगे बढ़े, तो ये बड़ा अच्छा होगा। बंधु जी, विजय भाई, बड़ी परिस्थितियां बदली हैं। आप ये देखिए कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अगर इस परिस्थितियों के हिसाब, देखो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, चीजें हो रही है, देश तरक्की कर रहा है, और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर सरकार कोई अच्छी नीति लेके आए जिससे आपका और अच्छा भला हो, तो उसमें तो और खुशी होनी चाहिए। और आप ये देखिए, इतना 37 साल से लटका बिल, चीजें लटकी हुई, चाहे बेशक 2029 में मिले, तो एक चीज तो बनाई ना, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ना। तो वही हम लोग, सरकार जनहित के लिए है, आपके लिए सरकार है। ठीक मनोज पंडित, ठीक बात है। मुझे लगता है कि अभी वो विषय, उसका समय नहीं आया कि उस पर हम तर्क वितर्क करें। जब वो समय आएगा, एक कोई प्रपोजल आए ना, पहले प्रस्ताव तो आए सरकार का, तब ना उस पर चिंतन हो, उस पर अनुचिंतन हो, उस पर बहस हो। अभी मुझे लगता है कि अगर सरकारी पक्ष से, पार्टी से कहा जा रहा है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, तो उस बात को गौर करना चाहिए, ठीक है ना। जब प्रस्ताव आएगा कमेटी का, तो फिर देश के सामने आएगा ना, तो देश उस पर निर्णय करेगा, कर्मचारी निर्णय करेंगे। मनीष गुप्ता जी, मुझे आर्थिक तौर पर समझाइए, सारे अर्थशास्त्री, सारे विद्वान, कोई ये कहने का हिम्मत नहीं जुटाता है कि भाई ये सांसदों की, विधायकों की बंद कर दो पेंशन। क्या ये तो देश सेवा के लिए निकले, जनसेवा के लिए निकले, क्या नींबू पानी पी के? इनको क्या जरूरत इतनी लंबी लंबी पेंशन की? कोई नहीं कहता, ठीक? कोई ये नहीं कहता कि भाई जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदमी अंधेरे में भटक रहा है एनपीएस के, तो जज साहब को भी भटकने दो। नहीं, सारे अर्थशास्त्री, विद्वान ऐसे ही लेख लैपटॉप पर छापते हैं, बोले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी तो हाहाकार मच जाएगा टाइप का। नहीं, ये बात तो सच है, लेकिन इसका एक पहला बात तो यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी विधायक तक, किसी को भी पूरे जीवन तक पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने यह मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले नेता के पास अंत में कमाने के लिए कुछ होता नहीं, उसकी कमाई के साधन बंद हो जाते हैं। ये अलग बात है कि 10,000 में ऐसे 2 केस मिलते होंगे, पर ये लॉजिक की वजह से पेंशन जारी की गई। लेकिन फर्क वॉल्यूम का है। विधायकों, सांसदों को पेंशन मिलेगी तो कितने लोग होंगे? सब मिला के 15,000 लोग, 10,000 लोग। इसी रात वो जिंदा नहीं होंगे सांसद विधायक जो एक्स हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी और उनके बाद उनके स्पाउस, इन सबका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। सरकारी कर्मचारी ने पूरे जिंदगी काम किया, उसको हर साल फिक्स टाइम पे इंक्रीमेंट मिलता है, उसको पीएफ मिला, उसको ग्रेच्युटी मिली, उसको ईएसआई का बेनिफिट मिला। अब उनकी एक पेंशन भी एक डेफिनेट होनी चाहिए। कंपनी की जो बैलेंस शीट जैसे बनती है, देश की भी एक बैलेंस शीट बन रही है ना, हम अनलिमिटेड वे में नहीं ले जा सकते। सारे प्राइवेट वाले कर्मचारी ने क्या खाए गुना किया है? जी बताइए, हमने क्या गुना किया है? हमें 30,000 मिलते हैं तो हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, हम मिट्टी में मिल गए। क्या हमने 30 साल मेहनत नहीं करी होगी? जब फुल रिटायर होंगे तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? हम क्या आसमान से कूदे हैं? ये हम चूंकि हमें रिजर्वेशन से नौकरी नहीं मिली, तो हमें नौकरी नहीं मिली तो हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी। हमारा भी तो कुछ सोचिए ना। आज भाजपा की मजबूरी हो गई। ठीक, मनीष जी रुकना होगा। मैं कहूंगा मनीष गुप्ता से, रुक जाओ भाई, रुको। मैं मनीष गुप्ता से कहूंगा, एक आंदोलन आप भी चलाओ। क्या प्राइवेट को आरक्षण दो, मोदी जी आरक्षण दो, आरक्षण दो।
लगाओ, क्या दिक्कत है? मोदी जी पेंशन तो एक बवाल आप भी शुरू कर दो। अरे हिम्मत तो करो, संघर्ष तो करो सड़क पर आकर, कि टीवी पर बैठे बैठे लड्डू खाओगे। करो संघर्ष, 10-20 साल लगाओ, 1 लाख 2 लाख 50 लाख आदमी इकट्ठा करो। और सरकार से तो सरकारी आदमी ही की मांग होगी ना। देश में तो 150 करोड़ आदमी है। हर आदमी तो जाके डीएम को नहीं पकड़ लेगा कि भाई डीएम साहब हमारे पास एक स्कूटर तक नहीं है और तुम यहां डीएम बने बैठे हो, मैंने क्या गुनाह किया है, लाओ एक स्कूटर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोले रामलाल के पास कार है, मेरे पास स्कूटर भी नहीं है, बुलाओ डीएम को। ऐसा नहीं हो सकता मित्र। जो आप कह रहे हो ये तर्क बड़ा वेग है, इसमें दम नहीं। क्या दुनिया में कहीं इसमें दम नहीं। ठीक, रुक जाओ आगे दोबारा। अब इसलिए मैंने कहा आंदोलन शुरू करिए, फिर देखते हैं आगे जाके इसमें क्या स्थिति बनती है। लेकिन अभी शुरू करो। लेकिन फिर ये ऐसी एनार्की पैदा कर देगा कि सो के कोई भी आदमी उठा, बोलो भाई किधर है एडीएम फाइनेंस, बोलो बुलाओ उसको है। बोलो भाई हमारे पास गाड़ी कब आएगी, मैं देश का नागरिक नहीं हूं, मैंने वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं चलता ना। सरकार जिम्मेदारी जिसकी लेती है, नौकरी में रखती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है ना भाई साहब। कल को मान लीजिए कि केपी त्रिपाठी खड़े हो जाएं और कहेंगे भाई साहब हम 20 साल राजनीति में दिए, मैंने कोई गुनाह किया, ये ठीक है, हमें टिकट नहीं दी पार्टी ने, हम सांसद नहीं बने, तो हमें आधी पेंशन लाओ, पूरी न सही कुछ तो लाओ। अरे भाई इमरती न सही जलेबी खिलाओ। ये आंदोलन अलग कर देंगे, तब क्या करोगे? और हमारे भाई कपीस जी भी आंदोलन करेंगे, ये कहेंगे अग्निहोत्री जी से आप गवाही ले लो, हम कितने साल से सक्रिय राजनीति में, सीजीएचएस का कार्ड बनाओ हमारा, ताकि हम समय समय पर विटामिन लेते रहें। तब क्या करेंगे? ये अनार्की हो जाएगी। इसलिए एक व्यवस्थित चीज व्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित मत करिए उसको। केपी त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी का आकलन और आपकी अपनी सिक्स सेंस क्या कहती है? क्या पुरानी पेंशन का मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले ऊंट खड़ा नहीं रहेगा, बैठ जाएगा, चाहे दाएं बैठे चाहे बाएं बैठे? क्या कहते हैं? नहीं अमिताभ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो अभी तक अनुभव है, ये सिर्फ जुमले और झूठ की पार्टी है, उसी तरह से ये काम करती है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। आज 9.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अभी भी आपको और समय चाहिए है। ये मुद्दा तो कोई आज नया नहीं आया है, लेकिन अभी मनोज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कि नहीं हम बहुत सकारात्मक हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, और अभी देखिए हमने महिला बिल आपने नहीं, पूरे विपक्ष ने आपसे पास करवाया और कहा कि इसे अभी लागू कर दो, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं हो ना, इसलिए उसे भी लटका के छोड़ दिया कि साहब अब सेंसिस और उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद रिजर्वेशन। अब सेंसिस ही तुम नहीं करा रहे। 2021 में जनगणना, अरे मनोज जी रहने दीजिए, आप ये जुमले कुछ तो सरकार के हिस्से में रहने दीजिए त्रिपाठी जी, और कुछ आप ही ले लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे त्रिपाठी जी? नहीं, अभी कपीस जी ने कहा था ना कि इस देश को इतने बड़े संस्थान दिए और तब भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा। लोक कल्याणकारी राज्य को कांग्रेस ने इतने सालों में देश में स्थापित किया। आपकी तो झूठ और जुमले की सरकार। नहीं त्रिपाठी जी, आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या है मैं बता दूं आपको। कांग्रेस ये 130 साल पुरानी पार्टी आज 12 साल पुरानी पार्टी को हाथ पे जोड़ के सीधे मांगते हैं। तरह से नहीं कह रहे हैं, हम त्रिपाठी जी मेरा मानना ये है दे रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम को ले रहे हैं कि आज आप इस कगार से कैसे आ गए, आपने क्या गलतियां की, आप आज इस परिस्थिति में हैं। आज कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हम हमारी परिस्थिति। ठीक भाई, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे लगता है आज जो विषय है उसी पर रहना चाहिए। ये फिर कांग्रेस भाजपा के अपनी अंताक्षरी अलग से रखेंगे। कपीस बाबू, आपको क्या लगता है, क्या क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अनुभव ये कहता है किसी का स्टैंड कोई रहा हो, क्या जनता के मिजाज का रुख सारे स्टैंड वो हो जाते हैं, क्या हैंगर पर टंग जाते हैं। कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक मंच पर बैठ चुके इस देश में, क्या भाजपा और मुफ्ती का अलायंस हो चुका, क्या किसान बिल वापस हो चुके, महिला आरक्षण पास हो गया, जो कहते थे कि सीटी बजेगी, कोई कहता था परकटी आ जाएंगी, सब शांति में बैठ गए बिल्कुल ठंडे में, दोनों हाथ उठा दिए आरक्षण के पक्ष में। तो हो तो सब सकता है,
इसलिए मैं आशावादी व्यक्ति हूं। आपकी समझ क्या कहती है, क्या 24 से पहले ये मुद्दा समाधान पा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस देश की समस्याओं से उतरना चाहती है, ऊपर लाना चाहती है इस देश को, तो जब तक कर्मचारी नहीं खुश होगा, जब तक अधिकारी नहीं खुश होगा, अपने घर को कायदे से नहीं चला पाएगा, अपनी बढ़ोतरी के प्रति सोचता रहेगा, तो जनता का ये कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप तो उन्हीं के माध्यम से कैसे करते हैं। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि जो एनपीएस पे आपने कमेटी गठित कर दी कि भाई उन पर बात होगी, कुछ उस पर सुधार होगा, उसकी तो बात ही नहीं है। भाई नई पेंशन स्कीम में देखिए, हमें तो समझ में नहीं आता है सरकार का कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार अपने पास से कोई पैसे भी नहीं लगाती थी। जो जीपीएफ का कटता था, जो उसका ब्याज आता था, उसको अपने पब्लिक सेक्टर में लगा करके उसको दुगना तिगना चौगुना करके और आपको पेंशन दे रहे। लेकिन यहाँ एनपीएस के अंदर यह है कि 10% इनके वेतन का और 14% सरकार अपना कंट्रीब्यूट करती है, उसको मार्केट में लगा देती है, चंद पूंजीपतियों के हवाले कर देती है। और आप खुद देख रहे हैं कि जिनको एनपीएस में